देवांश जब रूपाली के घर पहुंचा तो 10 बज गए थे। उसने गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न दिया तो रूपाली एकदम से बाहर आ गई। उसकी तरफ देखते हुए टेढ़ा मुंह करके बोली, अब कौन देर से आया? देवांश बोला, बस सुगंधा जी आ गई थी इसलिए देर हो गई। वे एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हैं, उसके बारे में बात करने आई थी। रूपाली कुछ देर सोचते हुए बोली, अच्छा, ऐसा करना चाहती हैं? विचार तो अच्छा है। देवांश गाड़ी मोड़ते हुए रूपाली के घर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे सारे दोस्त रात को रुकने आ गए हैं क्या? रूपाली रेखा और सुमन को बाय करते हुए बोली, नहीं, बस रेखा और सुमन आई हैं। देवांश आश्चर्य से उन दोनों को देख रहा था। बाहर छोड़ने तो ऐसे आई हैं जैसे रूपाली किसी दूसरे शहर जा रही हो। पता नहीं ये लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर खींकी क्यों कर रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही राधिका बहुत परेशान मिली। देवांश और रूपाली को देखते ही चिंतित स्वर में बोली, सुबह इनकी तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो गई, सांस उखड़ने लगी थी। डॉक्टर आईसीयू में ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रूपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। देवांश ढाढ़स बंधाते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद देवांश ने आकर बताया, सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन अब कंडीशन नॉर्मल है। अभी आईसीयू में ही रहेंगे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थीं और देवांश की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। देवांश का मन कर रहा था कि रूपाली के सामने फर्श पर घुटनों पर बैठ जाए और अपने अंगूठे से उसके माथे पर उभर रही चिंता की सलवटों को हटा दे। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा रहे जब तक रूपाली का मन शांत ना हो जाए। लेकिन अब तो उसे उसके पास जाते हुए भी घबराहट होती थी, वह कहीं बुरा ना मान जाए। देवांश के ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए राधिका से बोलकर वह निकल गया। मुझे ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। कुछ भी परेशानी हो मुझे फ़ोन करवा देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वैसे मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कोई घबराने की बात नहीं है। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया और वैसे ही रूपाली का हाथ पकड़े बैठी रही। देवांश के जाने के बाद वह रूपाली से बोली, मैं जानती हूँ तुम देवांश को पसंद नहीं करती हो, लेकिन वह बहुत बदल गया है। अब देवांश की आंखों में हम सबके लिए चिंता नजर आती है। रूपाली माँ का हाथ छोड़कर पानी पीने के बहाने माँ की तरफ पीट करके खड़ी हो गई और बोली, उनको समझना बहुत मुश्किल है। राधिका चिंतित स्वर में बोली, किसी को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। तेरे डैड तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे जब हमारी शादी हुई थी। धीरे धीरे उनको समझने लगी और अब इतना प्रेम है, एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। रूपाली पलटकर मुस्कुराई और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों ही तो मेरी प्रेरणा हो। मैं भी ऐसा ही रिश्ता चाहती हूँ जहाँ दोनों एक दूसरे को समझते हों, प्रेम करते हों, ना कि एक धौंस जमाता रहता हो। उसने मन में सोचा, माँ को नहीं कहा। राधिका ने फिर सोचते हुए कहा, देख बेटा, तू जो निर्णय लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है देवांश को एक मौका मिलना चाहिए। राधिका बात बदलते हुए बोली, देर हो रही है, आप घर जाओ, यहाँ मैं हूँ। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं, मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक तेरे डैड कमरे में नहीं आ जाते मैं यहीं रहूँगी। रूपाली ने आगे कुछ नहीं कहा और आईसीयू का चक्कर लगाने चली गई। देवांश को अपने अंदर पनप रही भावनाओं को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस कारण उसे इतनी झुंझलाहट हो रही थी कि वह ऑफिस में अपने कर्मचारियों पर चिल्ला पड़ा। वे नज़रें नीचे किए हुए चुपचाप उसके सामने से हट गए। देवांश की समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना क्यों बेचैन हो रहा था। रूपाली को लेकर उसका व्यवहार अब एक टीनेजर्स जैसा हो रहा था। उसके सामने बोलने में उसे अब संकोच महसूस होता। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह अपने काम निपटाए, लेकिन जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो 7 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकला। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं रूपाली अकेली तो नहीं निकल गई अपने घर के लिए। क्या यही प्रेम है? हर समय सामने वाले की चिंता लगी रहती है, उसका दुख परेशानी देखी नहीं जाती है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को मन करता है। उसको एक अनोखी सी अनुभूति हो रही थी, यह सोचकर कब रूपाली गाड़ी में उसकी बगल में बैठेगी। उसके कंधे पर अपना सिर रखकर गाने सुनते हुए वे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। इस घटना से ही मन में एक शांत और सुखद एहसास हुआ। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि सामने सड़क के दूसरी तरफ
उसने रूपाली को स्कूटी पर जाते देखा। साथ में अमन भी दूसरी स्कूटी पर था। लगा किसी ने दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कि कब तक रूपाली को लेकर इतना असुरक्षित महसूस करता रहेगा। एक बात उसे समझ आ गई थी, अगर रूपाली को अपनाना है तो उसके व्यक्तित्व के हर हिस्से को अपनाना होगा। उसकी पसंद नापसंद, दोस्त, माँ बाप, विचार सब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। आधी अधूरी रूपाली उसके साथ खुश नहीं रहेगी, ना वह उसके साथ वो सुकून महसूस कर पाएगी जो वह चाहता है। लेकिन अपने दिल का क्या करे? क्यों किसी भी लड़के को उसके साथ देखकर वह खौल जाता है। पहले वाली बात होती तो वह तुरंत गाड़ी मोड़कर रूपाली के पीछे जाता और गुस्से में उसे कहता, मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैं आ तो रहा था। अमन के साथ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता था। उसने भारी मन से अस्पताल में प्रवेश किया। कमरे में राधिका आराम से बैठी कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। देवांश वहीं चुपचाप बैठ गया। 10 मिनट बाद राधिका किताब बंद करते हुए बोली, थोड़ी देर पहले इनसे मिलने गई थी, आराम से सो रहे हैं। देवांश बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। रूपाली चली गई क्या? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, देर हो रही थी, आपका इंतजार करके निकल गई। देवांश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, आज देर हो गई। अकेली गई है? राधिका बोली, अमन आया था, उसके साथ निकल गई। अमन मेरी मौसेरी बहन का लड़का है। दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए अच्छे दोस्त हैं। देवांश का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बस हूँ कह दिया। राधिका को लगा थोड़ा और विस्तार से बताने की आवश्यकता है। वह बोली, मेरी बहन के 2 लड़के ही हैं, कोई लड़की नहीं है, इसलिए दोनों बचपन से रूपाली से राखी बंधवाते हैं। देवांश को लगा उसके दिल पर से किसी ने वह पत्थर हटा दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। राधिका ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, प्रेम भी क्या विचित्र भाव है। एक पल में इंसान हंसने लगता है, एक पल में रोने। लेकिन उसे रूपाली की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता हो रही थी। न जाने क्या निर्णय ले और आगे क्या घटनाक्रम हो। रूपाली के रुख से लग नहीं रहा था कि उसके दिल में देवांश के प्रति कोई भावना पनप रही थी। देवांश ने राधिका से पूछा, आपने खाना खाया कि नहीं? मैं कैंटीन से मंगवा देता हूँ। राधिका मना करते हुए बोली, नहीं, अमन खाना लाया था, मेरी बहन ने भिजवा दिया है। फिर कुछ सकुचाते हुए राधिका बोली, बेटा, एक बात कहनी थी। यह अस्पताल बहुत महंगा पड़ रहा है। ऑफिस से मिलने वाले पैसे बहुत कम हैं और अपने पास जो थे वे भी हम आधे से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे ही इन्हें आईसीयू से छुट्टी मिलती है मैं इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देती हूँ। आगे का इलाज वहाँ से हो जाएगा। देवांश दृढ़ता से बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल जी का सारा खर्चा ऑफिस उठाएगा। आपके जो खर्चे हुए हैं वे भी मिल जाएंगे। अंकल जी सबसे पुराने एम्प्लॉई हैं। कंपनी के बुरे समय में भी उन्होंने कंपनी का इतना साथ दिया है, यह उनका हक है। बल्कि मैंने सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा के लिए बजट बढ़ा दिया है। राधिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह तो बेटा आपने बहुत अच्छा किया। बहुत टेंशन हो रही थी, एक तो बीमार की चिंता, ऊपर से पैसों की भी। मुझे लग रहा था मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। देवांश बोला, मैं समझ सकता हूँ। मुझे महसूस हुआ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचना कंपनी का फर्ज है। देवांश उठता हुआ बोला, चलिए मैं चलता हूँ, कल 10 बजे तक आऊँगा। उसने निश्चय किया, अगले दिन रविवार है, उसकी छुट्टी है। वह दिन में अस्पताल में ही रुकेगा और रूपाली से मन की बात खुलकर कहेगा। अमन रूपाली को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। सुमन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, कैसे हैं अब अंकल? रूपाली बोली, अब तो ठीक हैं। सुमन फिर बोली, आज देवांश नहीं आए तुझे छोड़ने? रूपाली बोली, अमन आया था मम्मी के लिए खाना लेकर। मम्मी मुझे अकेले नहीं आने देती, इसलिए मैं अमन के साथ निकलने का बहाना बनाकर आ गई। रेखा चली गई क्या? सुमन बोली, हाँ, रेखा चली गई। अब 2-3 दिन मैं ही रुकूंगी। तू देवांश को अवॉइड क्यों कर रही है? रूपाली बोली, छोड़, आज देवांश के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुबह डैड की तबीयत के कारण इतनी टेंशन हो गई कि अब तक सर में दर्द है। मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अगले दिन जब रूपाली अस्पताल पहुँची, देवांश आ चुका था। जवाहर को फिर कमरे में ला रहे थे। राधिका बहुत थकी हुई लग रही थी। जवाहर कमरे में आ गया और राधिका उससे मिल ली।
तो रूपाली ने माँ को ज़बरदस्ती घर भेज दिया। देवांश को भी लगा ये ठीक रहेगा, जब सब शांत हो जाएंगे तो वह रूपाली से बात कर सकेगा। उधर रूपाली सोच रही थी कि देवांश क्या सारा दिन यहीं बैठने के इरादे से आया है, लेकिन 4 बज गए और देवांश को मौका ही नहीं मिला रूपाली से अकेले में बात करने का। कभी डॉक्टर आ जाते जवार का चेकअप करने, तो कभी नर्स आ जाती दवाई देने। रविवार का दिन था, जान पहचान वाले भी मिलने आ रहे थे। आखिर देवांश के सब्र का बांध टूट गया, तो वह रूपाली से बोला, चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। रूपाली मना करते हुए बोली, आप चलो, कुछ खा लेना। मैं यहीं डैड के पास रुकती हूँ, कोई ना कोई आता जा रहा है, अकेले छोड़ना सही नहीं है। वैसे आप थक गए होंगे, घर चले जाइए, यहाँ मैं हूँ। देवांश रूपाली का मुख ध्यान से देखता हुआ बोला, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो कैंटीन में चलकर तुमसे कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ। रूपाली देवांश की आंखों में आंखें डालकर बेझिझक बोली, हाँ, मैं भी आपसे कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता डैड को अब नौकरी का स्ट्रेस लेना चाहिए, इसलिए अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैं आपसे शादी करूँ। जहाँ तक हेरा फेरी का सवाल है, एक बीमार आदमी को इतनी तकलीफ देना आपके लिए सही नहीं होगा। देवांश हतप्रत रह गया रूपाली की स्पष्ट बाध्यता पर। मैं व्याकुल स्वर में बोला, रूपाली, मैं मानता हूँ इस रिश्ते की शुरुआत मैंने गलत तरीके से की थी, लेकिन मेरी एक बात पूरी बात सुनकर कोई निर्णय लेना। रूपाली सोफे पर से उठते हुए बोली, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ साल उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। देवांश इस डर से कि कहीं रूपाली कमरे से बाहर ना चली जाए या कोई आ ना जाए और उसकी बात बीच में ना रह जाए, जल्दी से बोला, उनकी देखभाल तो शादी के बाद भी कर सकती हो, अकेली क्यों, मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। वे चाहेंगे तो हमारे साथ ही आकर रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा उन्हें। रूपाली देवांश की ओर मुड़कर बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको लगता है वे इस तरह से आपके पैसे लेंगे? मैं नौकरी करूंगी और उनको सपोर्ट करूंगी। देवांश बेसब्री से बोला, ठीक है, तो मेरी कंपनी में नौकरी कर लेना, शादी के बाद तो वह तुम्हारी भी हो जाएगी, हम कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे जो सबको ठीक लगेगी। रूपाली दृढ़ता से बोली, हाँ, शादी करते तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और फीलिंग्स के बिना शादी का कोई मतलब नहीं है। उस समय रूपाली अगर देवांश को देख रही होती तो उसकी आंखों में गहन निराशा के भाव पड़ लेती, लेकिन वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। वह जल्दी से जल्दी देवांश के सामने से हट जाना चाहती थी। देवांश आग्रह भरे स्वर में बोला, रूपाली, एक चांस तो दो मुझे अपनी बात कहने का। रूपाली दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, आप हम तीनों को अपने हाल पर छोड़ दो। इससे पहले रूपाली कमरे से बाहर निकलती, देवांश फुर्ती से लपक कर उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे निर्णय को मान लेता हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ डिनर पर चलो। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें ले जा नहीं सका। देवांश रूपाली के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसके निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको अपने हाथ से निकलता देख उसकी जान सूख रही थी, इसलिए उसने तुरंत डिनर का बहाना बनाया। रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं डिनर पर जाती हूँ आपके साथ, तो आप बिना बुरा माने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे, भविष्य में मुझे और मेरे डैड को तंग नहीं करेंगे। रूपाली ने महसूस किया उसकी इस बात से देवांश के चेहरे पर दुख उभर आया। देवांश को दुख हुआ रूपाली की उसके बारे में क्या राय है। गलती उसकी ही थी, और अगर पहले रूपाली ने इनकार किया होता तो वह भट्ट परिवार की जिंदगी बर्बाद कर ही देता। रूपाली देवांश को दुखी देख एकदम से बोली, हम भले ही शादी नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। देवांश अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेने आऊँगा, ठीक 7 बजे तुम्हारे घर। रूपाली बोली, 7 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? देवांश दूसरी तरफ देखते हुए बोला, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, बेकार जाम में फंस गए तो देर होती चली जाएगी। रूपाली बोली, ठीक है, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। देवांश चला गया और थोड़ी देर बाद राधिका भी आ गई।
रूपाली माँ के आते ही तुरंत घर के लिए निकल पड़ी। घर पर सुमन उसको देखते ही बोली, आज जल्दी कैसे आ गई? रूपाली सोफे पर बैठते हुए बोली, देवांश जी मुझे डिनर पर ले जा रहे हैं। सुमन खुश होते हुए बोली, वाओ हाउ रोमांटिक। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, कोई रोमांटिक वोमांटिक नहीं है, मैंने उन्हें कह दिया है मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो वह बोले, ठीक है, एंगेजमेंट ख़त्म करने से पहले एक बार डिनर पर चलते हैं। सुमन ने कुछ सोचते हुए पूछा, तूने शादी से मना कर दिया है? और वह आराम से मान गया? रूपाली लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्या रिएक्शन देंगे। दुखी लग रहे थे, पहले की तरह गुस्से में नहीं बोले और मान गए। मैंने साफ पूछ भी लिया, बाद में तंग तो नहीं करेंगे। बेहट लगे इस बात को सुनकर। सुमन अविश्वास से रूपाली को देखते हुए बोली, अच्छा, अजीब बात है, इतनी आसानी से मान गए। इसका मतलब वह बदल गए हैं तेरे लिए, तेरे कारण। उसके मन में तेरे लिए फीलिंग्स है और तूने इस तरह छोड़ देगी, यह सही नहीं है। रूपाली बोली, मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इस तरह की शादी में दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन उसको समझाते हुए बोली, फीलिंग्स इसलिए नहीं है, तूने कभी इस नज़र से देखा नहीं, कितने हैंडसम और मैनली हैं। शुरुआत ही इस रिश्ते की गड़बड़ थी, इसलिए तेरे मन में उनके प्रति गुस्सा है। पहला मौका मिलते ही तूने अपने आप को आज़ाद कर लिया। रूपाली उदासी भरे स्वर में बोली, हाँ तो यह मौका मैं क्यों छोड़ देती? फिर मुझे अपने पेरेंट्स की भी तो चिंता है। सुमन बोली, दिन में आंटी बता रही थी, देवांश अंकल जी का सारा मेडिकल का खर्चा ऑफिस से भरने की बात कह रहा है। कंपनी के बजट में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा रहा है। तू पागल है जो इतने चाहने वाले को ठुकरा रही है। रूपाली सोचते हुए बोली, हो सकता है यह सब उनका नाटक हो। स्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगी होगी कि अब मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते हैं। आदत वाले की आदत नहीं जाती है। धौंस से अपना काम करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। सुमन बोली, जब तू इतना नापसंद करती है देवांश जी को, तो डिनर के लिए क्यों जा रही है? रूपाली बोली, नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ उनसे अलग फ्रेंडली टर्म्स पर हूँ। किसी भी भीड़ वाले रेस्टोरेंट में 1-2 घंटे साथ बैठकर खाना खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सुमन बोली, ठीक है, अब तू बिना किसी दबाव के उनको ध्यान से देखना। हो सकता है तुझे कुछ अच्छा नज़र आए उनमें और तुझे भी अच्छे लगने लगें। रूपाली हंसते हुए बोली, तू दिन में सपने देख, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं कैसे देवांश जी से ये बात बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। चल, वे आने वाले होंगे, मैं तैयार हो जाती हूँ। रूपाली नहाकर और सिर धोकर जब बाहर आई तो सुमन उसके कपड़े देखने में लगी थी। उसको देखते ही बोली, तुझे कुछ स्मार्ट सी सुंदर सी ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। रूपाली आश्चर्य से बोली, पागल है, इतना सजने को क्या हुआ है? सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट निकाल दे। सुमन झल्लाकर बोली, जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रही है, अच्छे से तैयार होकर तो जाएगी। ये ब्लैक ड्रेस तूने कब से नहीं पहनी है? मेरे बर्थडे पर पहनी थी। रूपाली हामी भरते हुए बोली, हाँ, उसके बाद कोई मौका ही नहीं पड़ा। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कुछ सेलिब्रेट करने नहीं जा रही हूँ, बस एक टेंशन कम हो जाएगी इसलिए जा रही हूँ। डैड अस्पताल में है, कहाँ मन करता है ऐसे में कहीं जाने का। सुमन बोली, अंकल ठीक है, अब जा रही है तो ढंग से जा, नहीं तो कुछ पुराना सा फटा सा पहन जा। लोग कहेंगे, वाह देवांश जी कितने महान हैं, सड़क पर बैठी भिखारिन को ले आए इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने पिलाने। रूपाली हंसते हुए बोली, कुछ भी बोलती है, फटा हुआ क्यों पहन कर जाऊंगी? सुमन मुंह बनाते हुए बोली, अरे रेस्टोरेंट के हिसाब से तो पहन कर जाएगी। पता चला आखिर में जो हाथ धोने का बाउल आता है, लोग उसमें तेरे लिए सिक्के डाल कर जा रहे हैं। रूपाली हंसे जा रही थी। ठीक है, फिर उन सिक्कों से हम दोनों बाद में आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुझे तो बस कुछ भी बोलना होता है। बता मेरी माँ, बता मैं क्या पहन कर जाऊँ? अब तो इज्जत का सवाल हो गया है। रूपाली तैयार ही हुई थी कि दरवाजे की घंटी बज गई। वह झुंझलाकर सुमन से बोली, पता नहीं देवांश जी को इतनी जल्दी क्यों हो रही है। 7:30 बजे तक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाएंगे, कितना अजीब लगेगा, कोई नहीं होगा। 8:30 बजे तक आते तो ठीक रहता। रूपाली ने जब दरवाज़ा खोला तो देवांश को देखकर दंग रह गई। सूट में देवांश गजब का लग रहा था।
उसे लगा सुमन सही कह रही थी। अगर किसी दूसरी परिस्थिति में मिले होते तो शायद वह देखते ही देवांश की दीवानी हो जाती। उधर देवांश रूपाली को देख अवाक रह गया। हर बार जब भी उसको देखता और अधिक सुंदर दिखती है। उसने नज़रअंदाज करना चाहा, आसान कर देने वाली संवेदना को जो उसे रूपाली को देखकर हो रही थी। क्यों इतनी सुंदर है वह कि उसका दिल ही धड़कना भूल जाता है उसको देखकर। रूपाली को ही बोलना पड़ा, चले या यहीं खड़े रहने का इरादा है? इतनी जल्दी जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? बहुत दूर है क्या? देवांश गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चलो तो आज तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। रूपाली गाड़ी में बैठ गई। एसी की हल्की ठंडक और हल्का सा म्यूजिक। वह सिर टिकाकर आराम से बैठ गई। उसे एहसास नहीं था कि वह इतनी थकी हुई है कि उसको झपकी लग गई। देवांश उसे कनखियों से देख रहा था। उसे इत्मीनान से सोता देख उसे बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर बाद रूपाली की आंख खुली तो देवांश से बोली, सॉरी आंख लग गई, थक गई थी लोगों को अटेंड करते करते अस्पताल में। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। रूपाली बाहर देखते हुए बोली, बहुत तेज हवा चल रही है, लगता है आंधी आएगी। हम अभी तक पहुँचे नहीं। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लग रहा था शहर से बाहर आ गए हैं। रूपाली आश्चर्य से बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर है क्या कोई जगह? देवांश सड़क पर नजरें जमाए बोला, हाँ शहर से थोड़ी दूर है। रूपाली सहम गई। वह सख्त आवाज में बोली, शहर में तो बहुत रेस्टोरेंट हैं, कहीं भी खा लेते, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? आप गाड़ी मोड़िए और मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। देवांश बोला, परेशान मत हो, हम पहुंचने वाले हैं। रूपाली गुस्से भरी आवाज़ में बोली, देवांश जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शहर के बाहर वीराने में ले जाने की क्या ज़रूरत है? देवांश बोला, जगह के बारे में कुछ निश्चित नहीं हुआ था, मैंने अपने अनुसार चयन किया है। रूपाली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह डरी हुई आवाज़ में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे किडनैप नहीं कर सकते। उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। वह थूक गटकते हुए सोच रही थी कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने देवांश पर विश्वास कैसे कर लिया? देवांश रूपाली का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख दुखी हुआ। वह जानता था वह जो कर रहा है वह बहुत बड़ी गलती है, अपराध है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह रूपाली को बिना कोशिश के अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता था। सुगंधा से बात करने के बाद उसने निश्चय किया था कि वह अपनी इच्छा रूपाली पर नहीं थोपेगा, लेकिन रूपाली तो बिल्कुल उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वह एक बार कोशिश अवश्य करेगा, एक बार क्यों मरते दम तक करेगा। वह कैसे भूल सकता है रूपाली की बड़ी बड़ी आंखों की मासूमियत, सब कुछ भुला देने वाली मुस्कुराहट, झरने जैसी खनकती हंसी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहे थे। उसकी परफ्यूम की सुगंध उसे मदहोश कर रही थी। वह उससे जितनी बार मिलता उसकी चाहत उतनी बढ़ती जा रही थी। एक पुरुष एक स्त्री को जिस हद तक चाह सकता था वह उस सीमा तक पहुंच चुका था। रूपाली के बिना उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। उसे रूपाली को विश्वास दिलाना होगा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। देवांश जानता था उसने रूपाली का विश्वास तोड़ा है। वह कैसे मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठी थी और अब कितनी डरी हुई है। उसे गिलानी हो रही थी, लेकिन उसे ये मौका लेना पड़ा। रूपाली ने बेबसी और मायूसी से देवांश की तरफ देखा। माँ और सुमन गलत हैं, देवांश कभी नहीं बदल सकता। वह हमेशा अति आत्मविश्वासी और अपनी चलाने वाला रहेगा। वह बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। ना जाने देवांश ने क्या योजना बना रखी है, क्या चाहता है। रूपाली का अपना सिर ठोकने का मन कर रहा था। उसने कैसे मान लिया कि वह इतनी आसानी से हार मान लेगा। इतनी जल्दी सब पर विश्वास करने की आदत का उसे भारी नुकसान भरना पड़ेगा। उसको एक दो दिन बाद मना करना चाहिए था। डैड घर आ जाते तब उसे अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उसे लगने लगा था उसे जल्दी ही देवांश के आसपास होने की आदत पड़ जाएगी। देवांश हर काम की जिम्मेदारी लेकर तुरंत अंजाम दे देता था। इससे पहले वह उस पर निर्भर होने लगती, उसने देवांश के पास बने रहने की वजह को ख़त्म करना चाहा था। रूपाली ने एक और कोशिश की, जल्दी सब लोग मुझे मिस करेंगे और सोचेंगे मैं कहाँ हूँ। देवांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी मम्मी सोचेंगी तुम घर पर हो, और सुमन को पता है तुम मेरे साथ हो, वह चिंता नहीं करेगी। रूपाली को लगा देवांश सही कह रहा है,
किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा रूपाली गायब है। अब रूपाली को अपने पर इतना गुस्सा आ रहा था, वह स्वयं पर ही जोरों से चिल्लाने लगी, कितनी बेवकूफ़ है, तूने कैसे विश्वास कर लिया ऐसे इंसान पर जो। फिर उसने देवांश से कठोर स्वर में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। देवांश को लगा अब सच बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह बोला, मेरा फार्म हाउस है यहाँ, वहीं जा रहे हैं। रूपाली ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। फिर इस बियाबान में गाड़ी से उतरकर जाती भी कहाँ। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वे कहाँ थे। रुआंसे स्वर में बोली, आपका फार्म हाउस भी है, मुझे नहीं पता था। देवांश उदास स्वर में बोला, तो मेरे बारे में जानती ही कितना हो, और कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। रूपाली की आंखों से इससे पहले कि आंसू बह जाते, उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर धीरे से बुदबुदाई, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। देवांश गंभीरता से बोला, क्योंकि तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो। रूपाली लंबी सांस लेते हुए बोली, इस तरह बंधक बनाकर समझाएंगे और सुनाएंगे अपनी बात। देवांश गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें बंधक नहीं बना रहा हूँ रूपाली, बस एकांत में ले जाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। रूपाली गुस्से से बोली, हर काम जबरदस्ती से करवाने की क्या आदत है। पहले सगाई जबरदस्ती से की और अब अपनी बात सुनाने की जिद है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। देवांश को भी गुस्सा आने लगा था। वह बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। रूपाली भी गुस्से से बोली, मुझे घर लेकर चलिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, आपकी ज़िंदगी को नरक बना दूंगी। देवांश तीखी आवाज़ में बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है। जिस दिन से तुम्हें देखा है, मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है, और तुमने एकदम से कह दिया मुझसे शादी नहीं करनी है, एक मौका भी नहीं दिया। रूपाली को लगा देवांश से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्से में आकर वह क्या कर बैठे, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, वह भाग भी नहीं सकती। वह चुपचाप बैठ गई। देवांश ने एक बड़े से दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी तो तुरंत चौकीदार ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। फिर एक घर के आगे देवांश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर उसने रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोला। उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। रूपाली अपनी जगह से हिली नहीं और गुस्से में बोली, इस हरकत से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देवांश धीमे स्वर में बोला, अंदर चलो। रूपाली उसको घूरते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। देवांश के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वह सख्त लहजे में बोला, रूपाली जिद मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। रूपाली हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। वह फिर जोर देकर बोला, चलो रूपाली, इतनी तेज हवा चल रही है, कोई पेड़ गिर गया तो। रूपाली देवांश की बात काटते हुए बोली, अच्छा है ना, गिर जाए, यहीं मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या होगा। देवांश उसे घूरकर दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि तुम पेड़ के नीचे दबकर मर जाओ। चलो चुपचाप अंदर चलो। जब रूपाली नहीं उतरी तो देवांश ने जोर लगाकर कहा, प्लीज़। इस एक शब्द में न जाने कितना आग्रह और बेबसी थी कि रूपाली गाड़ी से बाहर आ गई। रूपाली और देवांश के टेबल पर बैठते ही देवांश का सहायक सूप और स्नैक्स रख गया था। रूपाली को खाद्य सामग्री देखते ही तेज भूख का एहसास हुआ। उसे याद आया उसने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ खाया ही नहीं था। देवांश ने जब कैंटीन चलने को कहा था, वह टाल गई थी। घर पहुंचकर भी उसने कुछ नहीं खाया था। सूप के साथ आधे से ज़्यादा स्नैक्स खा गई। उसे लगा देवांश उसे भूखकर समझेगा, लेकिन फिर लगा उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वह क्या सोचता है। वैसे भी वह संकट में थी और यह सब बातें मायने नहीं रखती थीं। खा पीकर वह बोली, मेरा पेट भर गया है, खाना खाने की गुंजाइश नहीं है, अब मुझे घर छोड़ आइए। देवांश चुपचाप सूप पीता रहा तो रूपाली गुस्से में बोली, आपके पास पैसा है तो आप मनमर्जी चलाएंगे, किसी को भी उठा लाएंगे। देवांश ने रूपाली को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में तूफान नजर आ रहा था। वह तिलमिलाकर बोला, किसी को नहीं, केवल तुम्हें उठाकर लाया हूँ। रूपाली बोली, आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। देवांश सूप खत्म करते हुए बोला, हाँ नहीं है, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुमने एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, आगे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तुम्हें चाहता हूँ, केयर करता हूँ। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है मेरी एक बार बात सुनने के लिए? उसके बाद जो तुम निर्णय लोगी मुझे मंजूर होगा। रूपाली के पास कोई विकल्प नहीं था। वह बोली, ओके, बोलिए।
तभी देवांश का सहायक जूठे बर्तन उठाने आया और पूछा, खाना कितनी देर में लगाना है? देवांश बोला, जब खाना होगा बता दूंगा। फिर रूपाली से बोला, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी सुंदरता के कारण आकर्षित हुआ था। ये सच है, मम की डेथ के बाद मैं बहुत टूट गया था। डैड खुद सहारा ढूंढ रहे थे और मैं उनसे सपोर्ट चाहता था। बहुत इनसिक्योर और लोनली पड़ गया था। रिश्तों से विश्वास उठ गया था। सोचता था सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी फैमिली को देखा तब उस प्रेम का एहसास हुआ जो फैमिली को कंप्लीट करती है। जब मम ठीक थी तब हम कितने प्यार से रहते थे। बेदिन याद आ गए जो मैंने अपने सीने में दफन कर दिए थे। अंदर तक भीग गया उस प्रेम में। मैं तुम्हारे साथ ऐसी ही फैमिली की कल्पना करने लगा हूँ। देवांश कुछ देर के लिए खामोश हो गया। रूपाली का मन सुनकर दुखी हुआ। उसने देवांश के अकेलेपन के बारे में कभी सोचा नहीं था। पिछले कितने सालों से वह बस पैसा कमाने की दौड़ में शामिल था। करीबी कोई नहीं था जिससे वह अपनी सफलताएं और खुशियां बांट सके। उसकी आवाज़ में उदासी और चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। देवांश आगे बोलने लगा, जैसे जैसे तुम्हें जानने लगा समझ गया तुम्हारे लिए इंसान और रिश्तों की बहुत अहमियत है। मैं थक गया हूँ भागते भागते। डर लगता है कहीं हार गया, असफल हो गया तो क्या होगा। तुम्हारी आंखों में अंकल आंटी और अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार देखता हूँ तो लगता है जब असफल होकर थक कर तुम्हारे पास आऊँगा तब भी तुम मुझे अपनी बाहों में हमेशा की तरह भर लोगी। देवांश चुप हो गया और सिर झुकाकर बैठ गया। रूपाली उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था देवांश इतनी गहराई से सोचता है। उसके दिल में इतना कुछ भरा है। उसे तो वह एक अति आत्मविश्वासी, घमंडी और पैसे के पीछे पागल इंसान लगा था। रूपाली की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो देवांश ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और इस बात पर तो बिल्कुल ही यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे उस हद तक प्रेम करता हूँ जिस हद तक एक पुरुष एक स्त्री से कर सकता है। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते शादी नहीं हो सकती। 15-20 दिन आगे का मुहूर्त निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। देवांश रूपाली की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा था। रूपाली ने पूछा, क्या चाहते हो? उसके दिमाग में एक बात आई, अभी हाँ करने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ से शायद निकल जाऊं। देवांश बोला, बहुत सोच समझ कर वादा करना। कभी यहाँ से निकलने के लिए या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अभी हाँ कर दो, बाद में घर पहुँच मुकर जाओ। तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया है। रूपाली आश्चर्य से देवांश का मुंह देखती रह गई। उसे कैसे पता चला कि वह क्या सोच रही है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। देवांश उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, मुझे बस 3 मौके दो। 4-5 घंटे मेरे साथ बिताओ। स्थान और समय तुम अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लेना। अगर तुम्हें फिर भी लगता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। देवांश के चेहरे पर बहुत उम्मीद और ईमानदारी थी। लग रहा था वह दिल से यह सब बातें कर रहा है। आंखों में बहसीपन नहीं था जो रूपाली 1-1.5 साल पहले किसी और की आंखों में देख चुकी थी। सोचकर आज भी सिहर जाती है। उसको चुप देख देवांश ने फिर कोशिश की, मैं एक कदम भी आगे अपनी तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा। तुम जितना चाहोगे इतनी दूरी बनाकर रखूंगा। रूपाली बीच में टोकते हुए बोली, बस बस रहने दीजिए और कन्विंस मत कीजिए। मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। देवांश ने राहत की सांस ली। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है रूपाली से। कहने को तो कह दिया, उसके मना करने पर भी कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालेगा उसे। जब भी कोई सुख दुख का मौका होगा वह याद आएगी। हर वक्त लगेगा जैसे वह सामने खड़ी है, लेकिन अभी सोचने से क्या लाभ। वह मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पीछे टिक गया और बोला, खाना लगाने को बोल दूं? तो रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लग रहा था वह नहीं खा पाएगी, लेकिन अपनी मनपसंद दाल मखनी और शाही पनीर देख उसे फिर भूख लगने लगी। वह इत्मीनान से खा रही थी तो देवांश बोला, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने कुछ नहीं खाया था, मुझे लगा तुम भी और लड़कियों की तरह डाइटिंग के चक्कर में रहती हो। रूपाली हंसते हुए बोली,
वहाँ पता नहीं कैसा गिलगिला खाना था, मुझसे नहीं खाया गया, जबकि इतनी भूख लग रही थी। देवांश आश्चर्य से बोला, अच्छा, तो तुमने बोला क्यों नहीं? हम किसी दूसरी जगह चलते खाने। रूपाली संकोच में बोली, कैसे बोलती? तब तो आप बिल्कुल तने हुए, हर समय गुस्से में नजर आते थे। देवांश बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। मुझे बदलने में मदद करो रूपाली। रूपाली बात बदलते हुए बोली, वाह, कितना टेस्टी खाना बना है, मज़ा आ गया खाने में। देवांश उसे भरपेट खाते देख बोला, तुम अपने आप को इतना दुबला रखने के लिए क्या करती हो? रूपाली झेपते हुए बोली, ज़्यादा खा रही हूँ क्या? मैं घर के काम बहुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ मम्मी डैड को कम से कम करने पड़े, शायद इसलिए मेंटेन रहती हूँ। आप क्या करते हैं? देवांश बोला, सुबह जॉगिंग करता हूँ, घर में एक छोटा सा जिम खोल रखा है, जब समय मिलता है वर्कआउट कर लेता हूँ। रूपाली के मन में जिज्ञासा हो रही थी, देवांश की बॉडी कैसी होगी, सिक्स पैक, डोले सोले धत। उसने अपना ध्यान देवांश के चेहरे पर केंद्रित किया। देवांश उस समय बिल्कुल शांत और सहज लग रहा था। उसका ध्यान अपने खाने पर था, अपनी उम्र से कम और आकर्षक लग रहा था। रूपाली को लगा कोई शक नहीं, वह धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ सकती है। खाना खाकर देवांश रूपाली के साथ बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। उसके सहायक ने 2 कप कॉफ़ी वहीं पर लाकर दी। कॉफ़ी पीते हुए रूपाली ने अपने चारों तरफ नज़र डाली। अंधेरे में बहुत तो नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ हरियाली होगी, यह समझ आ रहा था। बरामदे में भी खूबसूरत फूलों के गमले थे, एक तरफ झूला पड़ा था। रूपाली प्रभावित होकर बोली, बहुत सुंदर लग रहा है, समय मिलता है आपको यहाँ आने का? देवांश बोला, जब काम से ऊब जाता हूँ, लगता है अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो 1-2 दिन के लिए आता हूँ। तब ना कोई फ़ोन, ना किसी इंसान से कांटेक्ट रखता हूँ। रूपाली ने आश्चर्य से पूछा, कोई दोस्त नहीं है? देवांश बाहर देखते हुए बोला, 3-4 हॉस्टल में बने थे, सब मेरी तरह बरखालिक हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तब से बस 2-3 बार ही मिल पाया हूँ। देवांश बाहर देखता हुआ बोला, हवा तेज हो रही है, निकलना चाहिए, इससे पहले कि मौसम और खराब हो। रूपाली उठ खड़ी हुई। रास्ता बहुत आराम से कटा। हल्का संगीत चल रहा था गाड़ी में और दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। रूपाली का घर आया तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी से उतरी और भागकर घर के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर सीढ़ी पर खड़े होकर उसने देवांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाय करने के लिए हाथ हिलाया। देवांश का मन प्रफुल्लित हो गया। अगले 2-3 दिन सामान्य बीते। देवांश ऑफिस जाते आते समय अस्पताल थोड़ी देर के लिए आता और कुशलता पूछकर चला जाता। जवाहर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, वह बेहतर महसूस कर रहा था। अब उसे आराम और दवाई की आवश्यकता थी। देवांश इंतजार कर रहा था रूपाली के फ़ोन का। 2-3 दिन बीत गए थे अस्पताल से छुट्टी मिले, लेकिन रूपाली ने अपने वादे के अनुसार कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। उसने निश्चय किया, शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जवाहर को देखने के बहाने घर जाएगा। अगले दिन रविवार है, रूपाली को कहीं चलने को कहेगा। जब रूपाली के घर पहुंचा तो बहुत शांति थी। जवाहर कमरे में आराम कर रहा था और राधिका खाना बना रही थी। रूपाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसको देखते ही राधिका खुश होते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, खाना बना रही हूँ, खा कर जाना। देवांश ने कहा, नहीं, फिर कभी। रूपाली कहाँ है? राधिका बोली, पास ही बाजार गई है, कल गणेश जी के मंदिर जाएगी, इसलिए कुछ पूजा की सामग्री लेने गई है। तभी रूपाली आ गई और देवांश को मुस्कुराते हुए उसने हेलो बोला। देवांश ने शिकायती स्वर में कहा, तुमने 2 दिन से कांटेक्ट ही नहीं किया। रूपाली उसका मतलब समझते हुए बोली, सॉरी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। कल भी मुझे विनायक मंदिर जाना है, 6-7 घंटे लग जाएंगे। देवांश बोला, वह तो बहुत दूर है, आने जाने में 5 घंटे लग जाएंगे, कैसे जाओगी? रूपाली बोली, अभी मौसी को फ़ोन करके पूछती हूँ, अमन या नमन भाई फ्री होंगे तो उनके साथ बस में जाऊंगी। देवांश बोला, उन्हें फ़ोन मत करो, मैं चलता हूँ, कल सुबह 6 बजे मैं आ जाऊँगा। रूपाली खुश होते हुए बोली, यह ठीक रहेगा, वादे के अनुसार पहला मौका यही हो जाएगा। इतने में राधिका रसोई से बाहर आ गई और बोली, बेटा आपने इतना किया हमारे लिए, आज खाना खाकर ही जाना। कुछ खास नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा सा ले लीजिए।
रूपाली के साथ कुछ और समय बिताने को मिलेगा सोचकर देवांश ने हाँ कर दिया। राधिका फिर रसोई में चली गई। सोचा पहली बार खाना खाएगा, एक दो डिश और बना लेती हूँ। देवांश 10 मिनट जवार के पास बैठा, फिर रूपाली से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करता रहा। अगले दिन गाड़ी में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया था। समय का पता ही नहीं चला। रूपाली ने महसूस किया कि वह देवांश के साथ सहज महसूस करने लगी थी। पाँव फट चुकी थी। आसमान की छटा अद्भुत थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों से अटखेलियां कर रही थी। शहर से बाहर आ गए थे। चारों तरफ लहराते खेत, सड़कों के दोनों ओर पेड़, नज़ारा खूबसूरत था। एक जगह देवांश ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। रूपाली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। वह 1 मिनट कहकर गाड़ी से उतरा और पीछे रखे सामान में से एक टिफिन निकाल लाया। रूपाली की तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। रूपाली भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। देवांश टिफिन खोलते हुए बोला, रास्ते के लिए बनवाया था। मुझे समझ आ गया है तुम्हें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। रूपाली ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी मुझे समझने लगे हो। देवांश बोला, कोशिश कर रहा हूँ। फिर रूपाली की नज़र सरसों की फसल पर पड़ी। पीली बिछी हुई चादर देख वह खोई सी बोली, बहुत सुंदर है ना। देवांश की नज़र रूपाली पर थी। सुबह की रोशनी में उसके दमकते चेहरे की लालिमा में खोया वह फुसफुसाया, हाँ बहुत सुंदर है। अपने कानों से इतने करीब से आवाज़ सुनकर रूपाली ने चेहरा देवांश की तरफ घुमाया तो पाया उसका चेहरा बिल्कुल उसके निकट था। उसकी आंखों में बेहिसाब चाहत और चेहरे पर भावनाएं रूपाली के दिल को छू गईं। उसे लगा वह भी उसकी चाहत में डूबती जा रही है। उससे मोहब्बत करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दिल से आवाज़ आई, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी पर विश्वास करने में। पहले भी धोखा खा चुकी है। कितना मासूम समझा था उसे और क्या निकला था वह। देवांश की आंखें अभी भी रूपाली के चेहरे पर अपनी चाहत का प्रतिबिंब खोज रही थीं। उसने गहरी भावुक आवाज में कहा, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसकी आवाज़ रूपाली के रोम रोम को छू गई। रूपाली की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जिस तरह देवांश धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है उसको किस करने वाला है। वह अपनी जगह जड़वत हो गई थी, हिल नहीं पा रही थी। उसके होंठों से एकदम करीब आकर देवांश रुक गया, जैसे होश में आया हो। तुरंत पीछे हटता हुआ बोला, जल्दी सैंडविच खा लो फिर चलते हैं। रूपाली को भी संभलने में कुछ देर लगी। भूख नहीं थी, लेकिन कुछ करने के लिए उसने एक सैंडविच उठाकर खा लिया। मंदिर में पंडित के द्वारा रूपाली के साथ बैठकर पूजा करने में देवांश को सुकून मिला। कितने सालों बाद वह मंदिर आया था और पूजा की थी। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी बदल रही है। मंदिर के पास सजे बाजार से रूपाली ने कुछ भगवान की तस्वीरें लीं। वह बोली, इसे डैड के सिरहाने रखूंगी, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन अचानक भीड़ में कुछ देखकर वह असहज हो गई और बोली, चलिए जल्दी चलते हैं। देवांश ने कहा भी, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। रूपाली घबराए और उखड़े स्वर में बोली, नहीं वे सैंडविच खा लेंगे। मम्मी ने भी कुछ पूरियां और आलू की सब्जी पैक कर दी थी, रास्ते में वे भी खा लेंगे। देवांश को रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी चालू की और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा रूपाली कुछ सामान्य हुई है। फिर रास्ते पर वह हंसती बोलती रही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।